Hello student, in this video we discuss about the remaining chemical properties of metals such as जैसे फोर्थ रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। तो ये रिमेनिंग प्रॉपर्टीज है, मतलब जो मेटल की वो हम यहाँ पढ़ेंगे अभी कि एक मेटल किस तरह से दूसरे मेटल सॉल्ट के सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करता है। तो जनरली यदि मान लीजिए कोई मेटल किसी मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन कर रहा है तो एक तरह से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, मतलब डिस्प्लेस कर देगा। और वो तभी डिस्प्लेस कर सकता है जब जिस मेटल का ये सॉल्यूशन है उस मेटल के कंपैरिजन में, मतलब जिस मेटल को हम रिएक्शन करा रहे हैं उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होना चाहिए। तो इस केस में यदि देखा जाए कि जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं दे कैन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड्स, या सॉल्यूशन उनके सॉल्यूशन में से उनके कंपाउंड्स में से उस मेटल को डिस्प्लेस कर पाएंगे। तो इन दिस रिएक्शन a more reactive metal can displace the less reactive metals from their compounds। less reactive metal को डिस्प्लेस किया जा सकता है। और जैसे हमने प्रीवियस प्रॉपर्टीज में ये पढ़ा कि मेटल्स आर नॉट इक्वली रिएक्टिव, मेटल सभी बराबर रिएक्टिव नहीं होते हैं। जब हमने उनके रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराई, वाटर के साथ करवाया और एसिड्स के साथ, तब ये पाया था कि कुछ मेटल्स इजीली रिएक्ट कर जाते हैं, कुछ मेटल्स थोड़ा हीट करने पर रिएक्शन करते हैं और कुछ रिएक्शन नहीं भी करते हैं। मींस मेटल्स हैव डिफरेंट रिएक्टिविटी। तो डिफरेंट रिएक्टिविटी होने के कारण सभी मेटल तो सभी को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। ओनली जो मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं दे कैन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल, एंड दिस इज ए काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। तो इसके द्वारा अब हमें रिएक्टिविटी पता हो कि कौन रिएक्टिव ज़्यादा मेटल्स है, तब हम इस रिएक्शन को आसानी से परफॉर्म करा सकते हैं, या फिर इसको प्रैक्टिकली करके भी देखा जा सकता है कि ये एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो देखिए जैसे एग्जाम्पल में ए मेटल है और सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी मेटल के साथ हम इसको रिएक्शन कर रहे हैं। यदि A more reactive than B, then A forms salt solution of A metal and B displaced by the A from salt solution of B। इस तरह से ये डिस्प्लेस कर दिया जाएगा और salt solution of A बन जाएगा। तो हम इसको आगे दूसरे एग्जाम्पल्स को लेकर के भी समझ सकते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है। यदि हम सोडियम को जिंक सल्फेट के साथ यदि रिएक्शन करेंगे देन इट फॉर्म सोडियम सल्फेट प्लस जिंक। ये जिंक को क्या कर देगा, यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और ये बना लेगा सोडियम सल्फेट प्लस जिंक। इसी तरह से यदि हम जिंक को रिएक्शन कराएं आयरन सल्फेट के साथ देन इट फॉर्म जिंक सल्फेट एंड डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट। तो ये सॉल्यूशन होगा जैसे यहाँ पर ग्रीन कलर का, जबकि ये हो जाएगा यहाँ पर कलरलेस। तो ये कलरलेस है। जैसे हम डिसॉल्व कर सकते हैं आयरन सल्फेट को, तो जैसे ये इसमें आयरन सल्फेट लिया हुआ है। आयरन सल्फेट हल्का ग्रीनिश कलर का होता है, ग्रीनिश येलो जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन है। ये आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में यदि हम जिंक मिक्स कर दें, जैसे हमने जिंक मान लीजिए मिक्स किया, तो जिंक मिक्स होने के बाद जिंक सल्फेट बना लेगा जो कि एक कलरलेस सॉल्यूशन है। तो इसमें जिंक मिक्स किया हुआ है और ये जिंक पार्टिकल इसके साथ कंटिन्यूस अभी रिएक्शन करते जा रहे हैं। रिएक्शन करने के बाद आयरन को अलग कर देंगे और ये बना लेगा जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बना लेगा। इसी तरह से यदि हम क्या करें कि आयरन को रिएक्शन करें कॉपर सल्फेट के साथ, ये रिएक्शन आपने पहले भी काफ़ी देखा होगा। कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करने पर इट फॉर्म आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। तो ये ब्लू कलर का होता है, जबकि आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन ग्रीन कलर का हो जाएगा और कॉपर जो है ब्राउन कलर का होता है, ये यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा।
ये ब्राउन कंपाउंड की लेयर, आपको ब्राउन मेटल की लेयर नीचे दिखाई देगी। तो ब्राउन मेटल के लिए आप लेयर नीचे देख पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आयरन डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। लेकिन इसके रिएक्शन रिवर्स नहीं हो सकती है। रिवर्स कैसे नहीं हो सकती है? यदि हम कॉपर को रिएक्शन कराएं आयरन सल्फेट के साथ, जैसे ले लें ये कॉपर प्लस आयरन सल्फेट, तब नो रिएक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर जो है लेस रिएक्टिव देन आयरन है, और जबकि यदि हम आयरन को रिएक्शन कराते थे कॉपर सल्फेट के साथ तो रिएक्शन होती है, मीन्स आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, और आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक, और जिंक को भी डिस्प्लेस कर दिया सोडियम ने। इसका मतलब है कि सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। तो इस तरह से हम डिफरेंट मेटल्स को यदि रिएक्शन कराते जाए तो हमें हर एक मेटल की रिएक्टिविटी का पता चल जाएगा कि कौन मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम रिएक्टिव है। और उन्हीं मेटल्स को यदि हम उनके रिएक्टिविटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग उनको अरेंज कर दें, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो हमें मिल जाएगा रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज इज द अरेंज, सीरीज मतलब होता है क्रम, अरेंजमेंट। तो इट इज द अरेंजमेंट ऑफ different metals in the order of their decreasing reactivity or activity is called reactivity series। तो हमने जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़े उनके बेसिस पर हम यहाँ पर रिएक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं, कौन ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, कौन सा लेस रिएक्टिव मेटल है। और जनरली ये पाया कि जो सोडियम पोटेशियम है वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, वहीं एल्यूमिनियम है, जिंक, आयरन, ये थोड़ा मिडिल ऑर्डर के रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। और यदि सबसे कम हमने देखा था तो गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर है, इनकी रिएक्टिविटी और भी कम पाई जाती है। इस तरह से यदि हम सभी मेटल्स को अरेंज कर लें तो हमें मिल जाएगा रिएक्टिविटी सीरीज। इससे हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं कौन सा मेटल किसे डिस्प्लेस कर सकता है या नहीं कर सकता है फ्रॉम देयर सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल, रिएक्टिविटी सीरीज को हम एक्टिविटी सीरीज के नाम से भी जानते हैं। तो एक्टिविटी सीरीज भी इसे बोला जा सकता है, क्योंकि इससे उसके एक्टिवनेस के बारे में हमें पता चलता है, मालूम चलता है। देखिए यहाँ पर ये लिस्ट दिया गया है, जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको ऊपर रखा गया है। जैसे यहाँ देखा गया सबसे मोस्ट रिएक्टिव है पोटेशियम, देन उसके नीचे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। तो इतने मेटल्स की लिस्ट में गोल्ड सबसे पीछे है और सबसे टॉप पर है पोटेशियम। इसका मतलब है कि पोटेशियम सोडियम को डिस्प्लेस कर सकता है, कैल्शियम को डिस्प्लेस, मतलब जितने नीचे भी मेटल्स हैं उन सभी को डिस्प्लेस कर सकता है। सोडियम पोटेशियम को डिस्प्लेस नहीं करेगा, लेकिन बाकी जो नीचे मेटल्स हैं इनको डिस्प्लेस कर सकता है। इसी तरह से यदि हम जिंक लें तो जिंक डज नॉट डिस्प्लेस एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम फ्रॉम देयर सॉल्ट, but zinc can displace iron, lead, copper, mercury, silver and gold from its salt। इनके साल्ट में से जिंक डिस्प्लेस कर सकता है। इसी तरह से और भी इससे हमको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। लेड उससे भी कम रिएक्टिव है, कॉपर इससे भी कम, और जो मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर हैं जनरली इन मेटल्स को एक्टिव मेटल्स के नाम से जाना जाता है। और ये जो नीचे में पाए जाते हैं दीज आर लेस एक्टिव मेटल्स, इनको मतलब रिएक्टिविटी काफ़ी कम पाई जाती है, तो ये लेस एक्टिव है। अब यहाँ पर यदि हम दो रिएक्शन देखें, जैसे एक आयरन के साथ और दूसरा कॉपर के साथ, यदि आप आयरन को H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे देन इट फॉर्म आयरन सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो देखिए यहाँ पर हमने रिएक्शन करवाया आयरन को H2SO4 के साथ, आयरन डिस्प्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म या लिबरेट द हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। एल्यूमिनियम सेम तरीके से, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम सभी इसी ऑर्डर में रिएक्शन करेंगे एसिड के साथ कि दे कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड। लेकिन हम यहाँ पर यदि कॉपर को रिएक्शन कराएंगे, कॉपर रिएक्ट विद H2SO4 then it form copper sulfate,
सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको अलग देखने को मिलेगा कि कॉपर सल्फेट तो बना हुआ है, बट साथ में सल्फर डाइऑक्साइड भी है और H2O भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, जो हाइड्रोजन के नीचे हैं, जिनकी रिएक्टिविटी या विच आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन, they are less reactive and they unable to liberate hydrogen from the acid। ये कोई भी मेटल एसिड में से हाइड्रोजन के रूप में यहाँ से लिबरेट नहीं कर सकता है एसिड में से। और कॉपर तो HCl के साथ रिएक्शन भी नहीं करता है, जबकि एक्टिव मेटल्स सभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, जबकि कॉपर HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो ये दोनों के द्वारा हम यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन भी इससे पता कर सकते हैं कि कौन डिस्प्लेस करेगा हाइड्रोजन को और किससे लिबरेट होगा या नहीं होगा। तो सभी एक्टिव मेटल्स कैन लिबरेट द हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड, बट लेस रिएक्टिव मेटल्स और लेस एक्टिव मेटल्स विच प्रेजेंट बिलो द हाइड्रोजन, दे अनेबल टू लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये रिएक्टिविटी के बारे में पता चल गया। इससे कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं कि तीन मेटल है, तीन मेटल्स में हमने ए को लिया, बी के साथ में बी के सॉल्यूशन के साथ मिक्स किया, सी के साथ मिक्स किया तो डिस्प्लेस कर दिया। बी को लिया मेटल को और ए सॉल्यूशन और सी के सॉल्यूशन के साथ मिक्स किया तो सी डिस्प्लेस नहीं हुआ, ए डिस्प्लेस हो गया। तो यहाँ पर आप उसके रिएक्टिविटी ऑर्डर के बारे में बता सकते हैं, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है या कौन सा नहीं है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।